जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग साथियों पढ़ने जा रहे हैं मंदिर की कुछ शैलियां। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टैटिक जीके का पेपर में जो बर्डन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अब हर प्रकार से क्वेश्चन बनने लगे हैं। पहले मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब मंदिरों की जो शैलियां हैं उनसे भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जवाब देना आसान नहीं होता आपके लिए। तो हम लेके आए बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने के लिए आए हैं मंदिर निर्माण शैलियां। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। जो भी साथी सेशन में है एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण की जो शैलियां थी, मंदिर निर्माण की जो शैलियां थी गौर से देखना। ये इंडिया का मैप है जिसको आप देख पा रहे हो। ये मंदिर निर्माण की जो शैलियां थी वो अलग अलग क्षेत्र वाइज बटी हुई थी। क्षेत्र वाइज, क्षेत्र वाइज बोले तो उत्तर भारत था, मध्य भारत था और दक्षिण भारत आज भी है। उत्तर भारत का एरिया हिमालय से लेकर उत्तर भारत का एरिया हिमालय से लेकर, यानी यहां से देखा जाए हिमालय से लेकर ये कहां तक, बिंद पर्वत तक। हिमालय से लेकर कहां तक, बिंद पर्वत तक। हिमालय से लेकर बिंद पर्वत तक का जो एरिया था उसे उत्तर भारत कहा जाता था साथियों। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी उसका नाम नागार शैली था साथियों। क्या नाम था? नागार शैली था। और बिंद पर्वत से नीचे उतर के आएंगे कृष्णा नदी तक, यहां तक भारत का मध्य भारत वाला एरिया लगता है। और यहां पे जो शैली थी वो बेसर शैली थी। बेसर शैली द्रविड़ शैली और नागार शैली का मिक्सअप था। गौर करना, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, यानी कृष्णा नदी से नीचे का जो एरिया है वो दक्षिण भारत आ जाता है। और इस दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग होता था। हम सिलसिलेवार तरीके से नागार शैली को भी समझेंगे और द्रविड़ शैली को भी समझेंगे। गौर करना साथियों, जो नागार शैली थी इसकी कुछ उपशैलियां भी थी। ऐसे भी कह सकते हैं इनको, उपशैलियां। उपशैलियां उपशैलियां जो नागार शैली थी उसकी उपशैलियां भी थी कुछ। पहले का नाम हमने दिया है खजुराहो शैली, दूसरे का नाम दिया उड़ीसा शैली और तीसरे का नाम दिया सोलंकी शैली। यानी नागार शैली में खजुराहो शैली के जो मंदिर आते उनकी अपनी शैली, खजुराहो शैली में वो मंदिर बने हुए थे। हम उड़ीसा में जाते हैं, उड़ीसा में जो मंदिर हैं वो नागार शैली के अंतर्गत तो हैं, लेकिन उड़ीसा के जो वंश थे उस समय उन्होंने उड़ीसा शैली में मंदिर बनवाए हुए थे। अब जो बेसर शैली है ये दोनों का मिक्सअप है। इसमें नागार शैली में एक शैली, उपशैली और सोलंकी। सोलंकी वंश के राजा, जैसे गुजरात में आपको मंदिर मिल जाएंगे, वो सोलंकी वंश के राजाओं ने बनवाए, वो उनकी अपनी शैली में बने, लेकिन वो मूल शैली क्या थी? नागार शैली थी साथियों। समझना गौर से। जो नीचे द्रविड़ शैली आ जाता, द्रविड़ शैली की भी उपशैलियां कितनी कुछ, पाल शैली, नायक शैली, विजयनगर शैली और होयसल शैली। यानी होयसल वंश के राजाओं ने जो मंदिर बनवाए उनकी अपनी शैली होयसल थी, लेकिन वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आती थी। अच्छा, ये तो हुआ शैलियां। अगर हम बात करते इन शैलियों की क्या विशेषता है, इसको अच्छे से समझना साथियों। सबसे पहले देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है क्या? नागार शैली। हम पहले तो नागार शैली के मंदिरों को अच्छे से देखते हैं। फिर आपको देखो यहाँ दिख रहा बेसर शैली, बेसर शैली के मंदिरों को समझ लेंगे अच्छे से। फिर आपको दिख रहा साथियों क्या? यहाँ दिख रहा आपको द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के मंदिरों को समझ लेंगे और फिर इनके दो चार उदाहरण देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे साथियों। गौर करना, हम बात करते हैं नागार शैली की। नागार शैली के जो मंदिर बने हैं या उस समय बनते थे, उनको जमीन पे डायरेक्ट नहीं बना दिया जाता था। जमीन से ऊपर उठ के एक चबूतरा बनाया जाता था, उसको पीठ बोलते थे, उसको सॉरी जगती बोलते थे। जगती के ऊपर जो होता था उसे पीठ बोलते थे। पीठ के ऊपर बनता था मंदिर। मंदिर में बीचों बीच गर्भगृह होता था और उसके जस्ट ऊपर होता था क्या? शिखर। शिखर, उस शिखर के ऊपर जो गोल हिस्सा रखा रहता था उसे कहते थे अम्लक।
और अम्लक के ऊपर ही नागार शैली के मंदिरों का क्या होता था, कलश, और कलश के ऊपर लगता झंडा। इतनी बात आप फिर से समझना गौर से, देखो अच्छे से देखो इधर पे, या अच्छे से देखो, देखो क्या है, पहले तो ये तो तल है, क्या है ये तल है, ये क्या है, तल है, गौर से देखना, ये तो हो गया नीचे तल, एकदम नीचे की तरफ क्या हो गया, ये तो तल है, तल, ये तल है प्यारे साथियों, ये तल है, ये तल है, तल के ऊपर ही देख रहे हैं आप पहला चबूतरा ये बना हुआ जी, इसी को क्या कहते हैं, जगती, देखो इसको क्या कहते हैं, जगती। जगती के ऊपर की तरफ दूसरा जो चबूतरा बनता है इसको कहते हैं पीठ, और पीठ के ऊपर ही बनता मंदिर, पीठ के ऊपर ही बनता मंदिर, यानी इसको क्या कहते हैं, गर्भगृह, और गर्भगृह में ही मूर्ति होती थी, क्या समझना, गर्भगृह में ही मूर्ति, गर्भगृह के ऊपर की तरफ जो नीचे चौड़ा ऊपर की तरफ सकरा होता जा रहा है, इसे कहते थे शिखर, शिखर, शिखर के ऊपर की तरफ जो गोल हिस्सा रहता था उसे ये इसे अमलक कहते, अमलक के ऊपर ही कलश लगता है, देखो ये लगा कलश, और कलश के ऊपर ही क्या, झंडा। ये नागार शैली में सबसे ऊपर पहले जगती, जगती के बाद पीठ, पीठ के बाद बनता मंदिर, मंदिर में बीच में गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर अमलक, अमलक के ऊपर कलश, और कलश के ऊपर लगता झंडा। अब देखना, मंदिर के चारों तरफ आप जो परिसर देखते हो उसे मंडप कहा जाता, क्या कहा जाता, मंडप, क्या कहा जाता, मंडप। मंडप पे छत भी होती, और उसी मंडप से होते हुए परिक्रमा लगाते लोग। तो नागार शैली के जो मंदिर हैं उनमें जो प्रदक्षिणा पथ होता था वो प्रदक्षिणा पथ छत से ढका होता था, नहीं समझ पाए, छत से, देखो गौर से, ये क्या है, ये गर्भगृह, ये मूल मंदिर है, मंदिर के बगल में देख रहे हो ये मंडप है, ये वो परिसर है जो चारों तरफ बना हुआ है या आगे की तरफ बना हुआ है। तो इस परिसर में जो गेट होता था उसमें गंगा यमुना देवी की मूर्तियां लगाई जाती थी। और देखो इधर से ही चक्कर काटेंगे कोई मंदिर का, इधर से ही, तो जो प्रदक्षिणा पथ छत से ढका होता था, देखो छत से प्रदक्षिणा पथ ढका होता था, किससे, छत से, अभी भी ढका होता है। इस नागार शैली के मंदिरों में पंचायतन शैली का भी प्रयोग हुआ। पंचायतन शैली समझना जरा, ये पंचायतन शैली का क्या मतलब है, कि बीच में एक मूल मंदिर, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, और एक मंदिर यहाँ, ऐसे भी मंदिर हुआ करते थे। बीच में एक मूल मंदिर होता था, फिर चारों तरफ एक एक मंदिर, यानी पंचायतन शैली का भी प्रयोग हुआ है। प्रदक्षिणा पथ छत से ढका होता था, और नागार शैली के मंदिरों में जलाशय का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप उत्तर भारत के मंदिर को देखेंगे प्यारे साथियों, तो ये सारे के सारे मंदिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के किनारे हैं प्यारे साथियों, किसी ना किसी कहाँ है, नदी के किनारे हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जलाशय का प्रयोग नहीं किया गया है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, जलाशय का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये मंदिर किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, गौर से देखना, जलाशय नहीं है। गोपुरम, गोपुरम क्या, मंदिर के बाहर बड़ा सा गेट, जैसे देखो आप दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनके बाहर एक बड़ा सा गेट लगा होता है, बड़ा सा विशालकाय गेट, ऐसे लगेगा जाते ही समय कि ये ही मंदिर है। जब उससे प्रवेश करेंगे, अच्छा बोले यार ये है मंदिर, तुझे को गोपुरम। क्या नागार शैली के मंदिरों में गोपुरम का प्रयोग नहीं होता था क्या, और चारों तरफ बड़ा परिसर यानी बड़ी दीवार नहीं होती थी, यानी क्या चार दीवारी का प्रयोग भी नहीं होता था। इतनी बात नागार शैली से क्लियर है। अब द्रविड़ शैली में आओ। द्रविड़ शैली में अगर हम बात करते, पंचायतन शैली का प्रयोग है, द्रविड़ शैली में चार दीवारी है, द्रविड़ शैली में गोपुरम है, द्रविड़ शैली में जलाशय है, क्योंकि ये मंदिर जो हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे कम देखे जाते हैं। गौर करना, मंदिर में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वही जगती है, तल के जस्ट ऊपर, जगती के ऊपर पीठ है, और पीठ के जस्ट ऊपर अधिष्ठान है, यानी तीन चबूतरा बनेंगे यहाँ पे, तीन चबूतरा बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चबूतरा क्यों बनाए जाते थे, बाढ़ भी आ जाए तो मंदिर न डूबे, परिसर में पानी ना भरे,
गौर करना कि पहला क्या है, जगती, जगती के ऊपर पीठ, पीठ के ऊपर अधिष्ठान और अधिष्ठान के ऊपर मूल मंदिर, मूल मंदिर में बीच में गर्भगृह, ऊपर की तरफ इसमें बने होते थे विमान, और कई सारे विमान मिलके क्या बनाते, क्या बनाते, शिखर। और जो जो मंडप होता है दक्षिण द्रविड़ शैली के मंदिरों में, मंडप, मंडप के मंदिर और मंडप के बीच में एक गैप छोड़ा जाता जिससे कहते अंतराल। गौर से देखना, देखो ये पहला, इससे कहते जगती, जगती के ऊपर पीठ, पीठ के ऊपर अधिष्ठान, अधिष्ठान के ऊपर मनता मंदिर, मंदिर में बीच में देखो ये है गर्भगृह, गर्भगृह में ही मूर्तियां, और गर्भगृह के ऊपर आप देखेंगे नीचे चौड़ा, ऊपर की तरफ सकरा, स्टेप बाय स्टेप है, इसे विमान कहते, और कई सारे विमान मिलकर क्या बनाते, शिखर। क्वेश्चन पूछे जाएगा, कई सारे विमान मिलकर क्या बनते, शिखर। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की निर्माण की शैली है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, गौर से देखना। देखो मंदिर यह है, मंदिर और मंडप के बीच में यहाँ ये अंतराल छूटा हुआ है, देखो ये गैप है, इसी को अंतराल कहते हैं। दक्षिण भारत में मान्यता थी कि मंदिर में जहां मूर्ति है और भगवान और व्यक्तियों के बीच डिफरेंस होना चाहिए, तो बीच में अंतराल न छोड़ा। इनमें दो मंडप होते, एक को मंडप कहते, एक को अर्ध मंडप कहते। अब देखो अंतराल जगह छूटी है तो चक्कर ऐसे लगाएंगे लोग इससे, तो क्या देखो प्रदक्षिणा पथ खुला होता था, ऐसा खुला होता था। पंचायतन शैली का प्रयोग होता है, और जो द्रविड़ शैली है उन मंदिरों में, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम भी देखा जाता। बाहर की तरफ एक बड़ा सा गेट होगा, जब जाएंगे तो ऐसा लगेगा अच्छा विशालकाय गेट है, यही मंदिर है। जब एंटर करेंगे अंदर की तरफ देखेंगे, अच्छा ये मंदिर ना है, ये तो गेट है। गेट के बाद फिर अंदर की तरफ मंदिर देखते, हो सकता पंचायतन शैली के माध्यम से वो मंदिर बनाओ तो एक बीच में मंदिर होगा, फिर अगल बगल 4 मंदिर और होंगे। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, देखते हैं पंचायतन शैली का प्रयोग होता है, दक्षिणा पथ खुला होता है, गोपुरम का प्रयोग होता, बिल्कुल गोपुरम ये है, गोपुरम का प्रयोग होता, और गोपुरम पे भी झंडा देखने को मिलता कभी कभी, गोपुरम पे इधर झंडा देखने को मिल जाता है। गोपुरम पे देखो, गोपुरम पे, गोपुरम का प्रयोग, गोपुरम पे भी झंडा देखने को मिल जाता। गेट पर द्वारपाल लगे होते हैं, रक्षक लगे होते हैं, जलाशय का भी प्रयोग होता है, यानी मंदिर चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इतनी बात क्लियर। ये द्रविड़ शैली हो गई, वो ये नागर शैली हो गई। इन शैलियों का जो मिक्सअप है उसका नाम है बेसर शैली। बेसर शैली मध्य भारत वाले एरिया में, बेसर शैली मध्य भारत वाले एरिया में बेसर शैली का प्रयोग होता है। बेसर शैली के प्रदक्षिणा पथ खुले होते, और इनमें जो मंडप होता है वो अधिक सुसज्जित होता है प्यारे साथी। ठीक है, तो इतनी बात यहां से क्लियर हुई आपको। अब थोड़ा सा मंदिरों की हम बात कर लेते प्यारे साथियों। जो मंदिर यहाँ पे दिए हुए हैं इनकी हम बात कर लेते प्यारे साथियों। तो हमारे सामने जो मंदिर दिए हैं, देखना गौर से, हमारे सामने जो मंदिर दिए हैं ये नागार शैली के मंदिर कुछ उदाहरण हैं, और यहाँ पे ये मंदिर दिए हमें कुछ द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण है प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बेसर शैली के मंदिरों का कुछ उदाहरण है, गौर से देखना। अगर हम बात करते नागार शैली में जो भीतर मंदिर है ये कानपुर में है, कानपुर में। कहाँ है भीतर मंदिर? कानपुर में। भीतर मंदिर क्या है प्यारे साथियों? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। गौर से देखना, भीतर मंदिर कानपुर में है प्यारे साथियों, ये कानपुर में है। तो ये नागर शैली का उदाहरण है। दशावतार मंदिर झांसी ललितपुर में देखा जाता, ये भी आपका नागर शैली का उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर में है, ये भी आपके नागर शैली का है। अब देखो नागर शैली में खजुराहो शैली भी थी, तो खजुराहो को जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो खजुराहो उपशैली का है, लेकिन है तो नागर शैली का ही। क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखो लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा शैली का आ गया। भुवनेश्वर में नागर शैली में उपशैली जो उड़ीसा है उसका है ये। देखो ये जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, और सूर्य मंदिर एक कहा मोढेरा गुजरात में है। ये सोलंकी शैली का है। इसका है सोलंकी शैली, सोलंकी जो उपशैली थी ना उसी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आगे देखते हैं आप द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के जो मंदिर विशाल का ऊंचे ऊंचे के मंदिर देखे जाते थे, ठीक है। जगती होता था, पीठ होता था, अधिष्ठान होता था, बीच में गर्भगृह होता था, और फिर उसके बाद विमान होते थे, विमान शिखर में बदल जाते थे, फिर अंतराल होता था, फिर मंडप होता था, अर्ध मंडप होता था, और फिर कह रहे हैं कि कहा गोपुरम होता था। गोपुरम पर झंडा देखता था, चारों तरफ जलाशय भी बना होता था, पंचायतन शैली का भी प्रयोग होता था, चार दीवारी से भी द्रविड़ शैली के मंदिर ढके होते थे। प्यारे इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में देखा जाता है।
बृहदेश्वर मंदिर, इसी को कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। चोल वंश के राजेंद्र ने, चोल वंश के राजा ने बनवाया था। शिव मंदिर गंगे कोडचोलपुरम में भी देखा जाता। महाबलीपुरम का रथ मंदिर महाबलीपुरम में है। द्रविड़ शैली का साथियों उदाहरण है। अगली बात करते बेसर शैली, ये मध्य भारत में होती है। क्या दे रहे हैं? डोडा बेशप्पा, डोडा बेशप्ता। ये जो मंदिर है कहां पे है? ये कहां पे है? दंबल, जम्मू कश्मीर वाला एरिया लगता वहां है। और एक और मंदिर बादामी मंदिर भी कर्नाटक में बेसर शैली का है। हड़प्पा सभ्यता के जो मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं बेसर शैली के उदाहरण। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब आपके सामने ये जो मंदिर शैलियों का लेक्चर है ये समाप्त होता है। इसके बाद साथियों आप अब हमारे साथ मंदिरों को पढ़ेंगे। फिर आप हमारे साथ मंदिरों को पढ़ेंगे जो कौन सी नदी के किनारे हैं। फिर आप हमें मंदिरों के साथ पढ़ेंगे कौन कौन से मंदिर शासकों ने, किन शासकों ने बनवाए। और फिर वो मंदिर ले लेंगे जिनके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानना है। तो आप कम से कम मंदिरों के 3 लेक्चर देखेंगे और मंदिर समाप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे रूप में यूट्यूब में आप पहली बार देख रहे होंगे। इस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से आपको पूरे मंदिर शैली और मंदिर कबार कराए जाएंगे। तो कल हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बिल्कुल भूलना नहीं देखना आपको। कल 7 बजे राइट टाइम अपने फिर उपस्थित हो जाना है और आपको फिर एक लेक्चर मंदिर शैली का मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।